alternated in the poles, and these are the two terms Kc and Kc. Kc is what? Coil span factor, and Kd is what? Distribution factor. Okay, so coil span factor, coil span factor is defined as the ratio of the induced EMF in a coil when the winding is short pitched to the induced EMF in the same coil when the winding is full pitched. Yeah, this is defined as a ratio. This is basically a angular distance between the central line of one pole to the central line to the next pole is called the pole pitch. देखो यहाँ पे दो टर्म हम यूज कर रहे हैं, वन इज द coil pitch and another is the pole pitch. When we are talking about the coil pitch, this means the distance between the two sides of a coil. Coils के two sides के बीच की जो distance ले रहे हैं वो कहलाएगी coil span और coil pitch. ओके, और जब हम पोल पिच की बात कर रहे हैं तो सेंटर मतलब दो पोल, मतलब पोल है ना मशीन के अंदर, जो पोल है जहां पर हमारी आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड है, तो पोल में पोल के सेंटर वाले दो, मतलब जैसे एडजेसेंट पोल है, एडजेसेंट पोल के बीच की हम डिस्टेंस की देखना चाहते हैं, तो उन दोनों पोल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को देखेंगे। और जब हम यहाँ पर क्या है, ये एक रोटेशन की बात कर रहे हैं या फिर एक एंगुलर की बात कर रहे हैं, तो जब हम इस तरह की बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब हो गया डिग्री में कितना डिस्टेंस है। तो ए पोल पेज इज ऑलवेज 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री regardless of the number of poles on the machine. A coil having a span equal to 180 degree, it is called full pitch. यही हमने स्टार्टिंग में ईएमएफ इक्वेशन को जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने ये एक एजम्पशन लिया था कि ये फुल पिच्ड है। फुल पिच्ड का मतलब यहाँ पर क्लियर हुआ, फुल पिच्ड का यहाँ पर मतलब क्लियर हुआ क्या है कि पोल के बीच की डिस्टेंस जो है, सेंटर ऑफ पोल के एडजेसेंट पोल है, दो एडजेसेंट पोल हैं, उन दोनों पोल्स के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल डिग्री है, तब उसको हम बोलेंगे कि वो फुल पिच कॉइल है। आगे देखो, ठीक इस तरह से ये है, ये नॉर्थ पोल, ठीक, ये साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ में जो नंबर ऑफ पोल्स कनेक्टेड है, ये कॉइल साइड हो गई, कॉइल साइड, ये अनदर कॉइल साइड। और सेंटर से ले रहे हैं हम ये डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस जो लिए 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसी को हम बोल रहे हैं फुल पिच्ड कॉइल। ठीक है, फुल पिच्ड कॉइल बोला। और कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2 के बीच की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा कॉइल स्पैन, और ये कॉइल पेच और कॉइल स्पैन। ठीक है, और जब हम इसके मतलब इन दोनों के बीच में ये जो दो पोल कॉइल साइड्स हैं, इनके बीच में हमें 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेते हैं। इनके बीच में अगर कोई एक अल्फा एंगल का एक डिफरेंस आ जाए, तो अल्फा एंगल का डिफरेंस आ गया यानी कि ये कॉइल साइड यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर शिफ्ट कर दी हमने। ठीक है, तो ये जो एंगल मिला हमें कितना मिल जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो ये एक अल्फा एक फैक्टर आ गया जिससे हमने कोडिंग कर दी, कोडिंग कहते हैं इसको, कोडिंग, तो उसी को बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से ये अभी तक देखो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट था, तो किस तरह से मिल रहे थे हमें, EC1 EC2, कॉइल साइड 1 कॉइल साइड 2, इस तरह से थे। एक तरह से फेज अपोजिशन में आ गया, फेज अपोजिशन। और ये क्या, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बेसिकली ये ऑलरेडी फेज अपोजिशन में ही होते हैं, तो ये हमें इस तरह से दिखेंगे, एक ही फेज में दिखेंगे EC1 EC2। ठीक, और जब हमने अल्फा एंगल का एक डिफरेंस ले लिया तो EC1 तो ये हो गया और EC2 एक अल्फा एंगल से फेज शिफ्ट होके इस तरह से मिलेगा। तो ये एक डायग्राम हमें इस तरह से मिला। तो अब यहाँ पर जब हम EC1 EC2 इस तरह से लेते थे तो हमें ये रिजल्टेंट EC इस तरह से मिलता था। अब यहाँ पर रिजल्टेंट EC हमको इस तरह से मिलेगा कि ये दो टर्म ले लिया हमने, जैसे एक पैरेलल, मतलब हमने दो जैसे वेक्टर होते हैं ना, एक P वेक्टर और एक Q वेक्टर, इनके बीच में ये एक एंगल ले लिया, जैसे कोई थीटा एंगल है।
ठीक, ये p वेक्टर और ये q वेक्टर, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर r कैसे फाइंड आउट करते थे हम? एक पैरेललोग्राम से, ठीक, ये r वेक्टर। तो r वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? r कैसे मिलेगा? r कैसे मिलता है हमको? r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जी बताओ, सर। इस तरह से लेते हैं हम। और यहाँ पर जब p और q दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब यहाँ आगे देखो, बेसिकली ये तो रिजल्टेंट हमारा, ये पढ़ो जरा इसको। कॉइल स्पैन will be 180 minus alpha electrical degree. In a case of full pitch coil, the distance between the two sides of the coil is exactly equal to the pole pitch. As a result, the voltage in a full pitch coil is such that the voltage each side of the coil is in phase. The EC is the basically the resultant. यहाँ हमने बताया EC, ये वाला EC. EC is the resultant of the EC1 and EC2. ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन E इक्वल्स टू EC1 प्लस EC2। तो जब हम अरिथमेटिकल सम ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड का टर्म लेंगे तो हमें इस तरह से मिल जाएगा EC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ E1। इफ द कॉइल स्पैन इज लेस देन 1, जी ये तब की बात है जब हम फुल पिच की बात कर रहे हैं। और जब हमने लेस देन द फुल पोल पिच, यानी कि अब यहाँ पर एक अल्फा एंगल का वो आ गया, ये अल्फा एंगल का एक डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस। तो यहाँ पर 180 माइनस अल्फा इलेक्ट्रिकल डिग्री लेने लगे, तो उस कंडीशन में हमें इस तरह से, अब देखो, द कॉइल स्पैन फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका डेफिनेशन इस तरह से है कि Kc इक्वल्स टू एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल ऑफ स्पैन 180 डिग्री। पहला देखना है हमें एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल, कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं अरिथमेटिकल डिवाइडेड बाय द अरिथमेटिक वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल ऑफ स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। जब एक देखो केसी, ये हमें केसी क्या है, कॉइल स्पैन फैक्टर है। फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, पहले देख रहे हैं हम एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज जनरेटेड इन द कॉइल ऑफ स्पैन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो न्यूमरेटर वाला टर्म हम तब ले रहे हैं जब अल्फा का फेज डिफरेंस, मतलब अल्फा से हमने जब कॉइल साइड 2 को फेज शिफ्ट किया है, और डिनोमिनेटर वाला टर्म हम तब ले रहे हैं जब वो फुली पिच्ड है, तभी तो हमें उसका फैक्टर हमें पता चलेगा कि फुल पिच्ड से शॉर्ट पिच्ड होने पर कितना फैक्टर हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखने के लिए क्या करा कि फेजर सम ऑफ द वोल्टेज ऑफ द टू कॉइल साइड्स, ये न्यूमरेटर का टर्म ले लिया, और यहाँ नीचे का टर्म ले लिया अरिथमेटिक, डिनोमिनेटर का टर्म किस तरह से लिया है, द अरिथमेटिक सम ऑफ वोल्टेज ऑफ टू कॉइल साइड्स। तो ये यहाँ पर तो न्यूमरेटर में हमने कौन सा टर्म लिया है, जब हमने अल्फा का फेज शिफ्ट लेंगे, तो यानी कि ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी क्यों करा, क्योंकि EC1 प्लस EC2 जब फुल पिच्ड है, इस कंडीशन में जब फुल पिच्ड है तो उस कंडीशन में जो रिजल्टेंट वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, ट्वाइस ऑफ EC। और जब अल्फा का एक फेज डिफरेंस लिया है तो हमें रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, AC। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से टर्म ले लिया AC डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ AB। अब इस AC को भी हमने इस तरह से लिखा है, ये देखिए AC को क्या लिख लिया है, क्योंकि ये जो सेंटर में पॉइंट होगा D, तो इस तरह से ले लिया AC इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। तो क्या टर्म मिल गया, ट्वाइस ऑफ AD डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ AD, तो यानी टर्म किस तरह से मिल गया, AD डिवाइडेड बाई AB। ठीक, अब देखो AD डिवाइडेड बाई AB। अब देखो ये वाला जो एक ये एक राइट एंगल मिल गया हमको। राइट एंगल में क्या है, ये वाला एंगल 90 डिग्री। अब हम रेशियो ले रहे हैं AD डिवाइडेड बाई AB। तो AB वाला जो टर्म है वो एक हाइपोटेनस हो गया, और ये वाला एक परपेंडिकुलर हो गया। तो हम AD डिवाइडेड बाई AB कर रहे हैं, यानी कि इस तरह से देखें तो यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में।
ठीक है, तो ये हमको cos अल्फा y2 वाला टर्म दे देगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। आर यू गेटिंग? यस सर। cos अल्फा y2 इक्वल्स टू AD अपॉन AB। तो यहां से ये वाला जो टर्म हमें मिला, ये मिल गया। तो यानी कि जब हम अल्फा से जब हम कोडिंग कर रहे हैं, कोडिंग मतलब एक अल्फा 180 माइनस अल्फा, मतलब जो अल्फा वाला जो एक एंगल ले रहे हैं, तो जो हमको कॉइल स्पैन फैक्टर मिलेगा, वी विल गेट द कॉइल स्पैन फैक्टर एज cos अल्फा बाई 2। That means when we are talking about the full pitch coil, that means alpha is 0. Alpha is 0, that means cos alpha by 2 equals to 1. That means Kc is 1. Or for a short pitch coil का मतलब we are taking here alpha. Then we will get the coil span factor as Kc equals to cos alpha by 2. So here for a short pitch coil, Kc will be less than 1. Are you getting? यस सर। Any doubt? How we are getting about the coil span factor as cos alpha by 2? All of you are getting? बताओ, आगे बढ़ूं फिर? यस सर। जी सर। So this is the advantage of the short pitch coil. अच्छा, जी सर। हाँ, अब ये बताओ एडवांटेज क्या क्या मिले हमें यहाँ पर, क्योंकि जब हमने कॉइल साइड को अल्फा से पहले हम 180 डिग्री के बीच में डिस्टेंस ले रहे थे, अब हमने 180 से माइनस अल्फा कर दिया, यानी कि थोड़ी सी डिस्टेंस कम कर दी, अल्फा का डिफरेंस ले लिया। तो इसके ऐसा करने से हमें क्या फायदा मिला, क्योंकि देखो कॉइल साइड 1 और कॉइल साइड 2 है, तुम दोनों को आपस में जो कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्टिंग वायर कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा कि कंडक्टर मटेरियल हमारा थोड़ा सा बच गया, देयर इज अ सेविंग, दिस इज द एडवांटेज, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, दिस दैट सेविंग इन द कंडक्टर मटेरियल। इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्शन हार्मोनिक। इससे ऐसा करने से क्या हो रहा है कि एक हार्मोनिक्स आते हैं मशीन के अंदर, तो हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन हार्मोनिक्स भी हमने कम कर दिए अल्फा बाई 2 एक एंगल लेने से। ये हार्मोनिक्स वाले टर्म कहाँ से आते हैं? वेव से। वेव, जो वेव फॉर्म होती है ना, एक परफेक्ट साइनसोइडल वेव फॉर्म ना मिलना, दैट विल बी कॉल्ड डिस्टॉर्टेड हार्मोनिक्स। तो देयरफॉर ठीक है, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स। देखो, एक तो अल्फा एंगल से हम एक डिफरेंस लेने से हमें क्या फायदा मिला, एक तो हमने कंडक्टर मटेरियल को सेव किया, है ना। सेकंड वन इज द it reduces the effect of distorting harmonics and thus the waveform of the generated voltage is improved and making it a sine wave। जो मैं बता रहा था ना कि परफेक्ट साइनसोइडल वेवफॉर्म नहीं मिलती है, उस कंडीशन को कहते हैं डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स या डिस्टॉर्शंस आ जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज द अनदर फैक्टर इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है? ये केडी, केडी की बात कर रहे हैं हम। केडी जब हमने जब हमने 1 लिया था, तो उसका क्या मतलब था कि सारी की सारी वाइंडिंग एक ही कॉइल के अंदर कंसंट्रेटेड है। और यहाँ जब हम केडी को जब 1 नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, है ना, ये तो 1 तो हमारे का जंक्शन था, जब 1 नहीं ले रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि हमारी की जो कॉइल है वो सारे कॉइल्स जो मशीन के अंदर वो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसी को बोल रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of actual voltage obtained to the possible voltage if the coils of a polar group were concentrated in a single slot, it is denoted as kd। फेजर सम, पहले हमें फेजर सम लेना है कॉइल पर फेज, और फिर लेना अरिथमेटिक्स। यानी कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर वाला जो टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फेजर सम है, और ये डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये आपका उस टाइम का है जब हम कंसंट्रेटेड टर्म ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से जब हम कॉइल स्पैन फैक्टर फाइंड आउट कर रहे थे, केसी में भी हमने क्या लिया था, न्यूमरेटर में जो लिया था वो फेजर सम लिया था रिजल्टेंट के लिए, जब हमने अल्फा का फेज डिफरेंस लिया, और डिनोमिनेटर में हमने अरिथमेटिक सम लिया जब हमने
फुली पिच्ड लिया, ठीक उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में भी हम न्यूमरेटर में जो टर्म ले रहे हैं वो फेजर सम ले रहे हैं, फेजर सम ले रहे हैं उस कंडीशन में जब हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर में टर्म हम अरिथमेटिक सम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जी यहाँ सर। पर तो यहाँ पर इसको फाइंड आउट करने के लिए जो है इसको पढ़िए जरा एक बार, ये स्क्रीन क्लियर है? जी सर। पढ़िए से। Yes, sir. In a concentrated winding, each phase of a coil is concentrated in a single slot. ये हमारा assumption था जो हमने स्टार्टिंग में जब EMF इक्वेशन को derive करने के लिए लिया था। The individual coil voltage induced are in phase with each other. These voltage must be added arithmetically in order to determine the induced voltage per phase a given coil. The voltage is multiplied by the number of series connected coils per phase. In actual practice, in each phase, coils are not concentrated in a single slot. They are distributed in a, this is actual basically. They are distributed in a number of slots in a space to form a polar group under each pole. तो ये समझो, यहाँ पे ये दो तो टर्म हमने फाइंड आउट कर रखे हैं कि एम क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज, और एक होता है बीटा एंगल, बीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम, ये लेते हैं 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल। इनको समझ लो एम क्या है बेसिकली। द वोल्टेज यहाँ पे समझ लो, ये द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल साइड्स आर नॉट इन फेज बट दे आर डिफर बाय एन एंगल बीटा। एक एंगल बीटा से एक डिफरेंस होगा। ये सारे के सारे वोल्टेज जो है इंड्यूस्ड वोल्टेज, क्योंकि यहाँ देखो जब हम ईएमएफ इंड्यूस्ड का डेरिवेशन देख रहे थे तो हम टोटल नंबर ऑफ पोल से ईएमएफ देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ हम इस तरह से देख रहे हैं कि हर एक पोल से अलग अलग ईएमएफ मिल रहा है, वो बाद में जाके हमको कंबाइंड होकर एवरेज वैल्यू मिल जा रही है। तभी तो हमने एवरेज वैल्यू ली थी वहां पर। तो ये एवरेज वैल्यू तभी लेंगे जब अलग अलग वैल्यू होंगी हमारे पास। तो अलग अलग वैल्यू हमें कहाँ से मिलेंगी, जब अलग अलग पोल्स के साथ, जो पोल के साथ में जो कॉइल्स होंगी कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो यहाँ हम वही बात बोल रहे हैं, द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन कॉइल साइड्स आर नॉट इन फेज बट दे डिफर बाय एंगल बीटा। ये सारे के सारे जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहे थे वो सारे के सारे किस तरह से थे, एक कुछ एंगल बीटा एंगल से फेज डिफरेंस होगा, विच इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लॉट्स। द फेजर सम, फिर इनका एक फेजर सम ले रहे हैं हम, इंडिविजुअल कॉइल्स इज इक्वल टू द टोटल वोल्टेज। तो यहाँ पर हमने इसीलिए ये एक एम टर्म ले लिया। एम टर्म किस तरह से लिया, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। देखो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ पे होंगी, मशीन के अंदर कुछ उनके आपने स्लॉट्स होंगे, और वो स्लॉट्स कहाँ होंगे, हर एक पोल के अंदर होंगे। तो वही बात हम कर रहे हैं, एम क्या है, स्लॉट्स पर पोल पर फेज। तो एक फेज में कितने पोल हैं और उस पोल के अंदर कितने स्लॉट हैं। तो इस तरह से ये आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर रखी हुई है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. फिर सेकंड टर्म है बीटा। बीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्यों बोल रहे हैं इसको, कि जब हर एक पोल से आने वाला जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है ईएमएफ, वो सेम फेज में नहीं है, वो किसी न किसी कुछ एंगल से डिस्प्लेस्ड होगा, तो उसको बोल रहे हैं। अब इस बीटा वाला जो टर्म है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है, 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल, 180 डिवाइडेड बाय स्लॉट्स पर पोल। देखो स्लॉट्स पर पोल तो वही क्लियर हुआ कि एक पोल के अंदर कितने स्लॉट्स हैं। अब उसको हमने 180 से डिवाइड कर दिया तो ये हमको बीटा एंगल दे देगा, ठीक है। बताओ। जी सर। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा तुम समझ में आ रहा है। तुम सोच रहे होगे कि चलो ये तो बुक में लिखा ही है फिर देख लेंगे, हैं तो समझाओ, नहीं तो लिखा तो है ही वैसे भी। बताओ। बोलो। हेलो। जी सर। जी सर। हाँ सर एक बार देखेंगे ऐसे तो हो जाएगा क्लियर, वैसे तो क्लियर है थोड़ा बहुत ही। Yes, sir. तो यहाँ पर हम ये इसका डेरिवेशन करना चाह रहे हैं हम, केडी का। केडी वाला टर्म किस तरह से आ रहा है तो उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर ले रहे हैं हम,
ये फिगर इस तरह से ले रहे हैं, द फिगर बिलो shows the voltage polygon of the induced voltage in the four coils of a group M equals to 4. ये हमने 4 कॉइल्स के बारे में लिया है, जैसे ए बी हो गया 1, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अरिथमेटिक सम लिया, तो अरिथमेटिक सम लिया हमने, इस गिवन है एम ई सी, क्योंकि एम यहाँ पर हमने अगर 4 लिया है तो एम ए बी इस तरह से मिल जाएगा। ये देखो, ये है टर्म, ये क्या है, एंगुलर में ही होगा, जो पोल्स होंगे मशीन के अंदर के पोल्स, तो हमने इस तरह से लिए हैं। ये वो तो सेंटर हो गया, सेंटर के साथ में ये ए बी एक पोल से साथ में ईएमएफ मिला, फिर बी सी एक ईएमएफ मिला, फिर सी डी एक ईएमएफ मिला, फिर डी एफ मिला। अगर हम रिजल्टेंट लें, जैसे फेजर समीशन करते हैं ना वेक्टर का, ए बी प्लस बी सी का वेक्टर समीशन क्या हो जाता है, रिजल्टेंट ए सी देगा। ठीक उसी तरह से ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ, इनका अगर रिजल्टेंट ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए एफ। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे ए एफ को लिया, तो ए एफ किस तरह से ले लिया, एम इंटू ई सी। एम इंटू ई सी किस तरह से कर दिया हमने, कि ए बी जो एक ई एम एफ, मतलब एक ए बी हमने एक वेक्टर शो किया है जिसका मैग्नीट्यूड देखें तो क्या है, ई सी है, ई एम एफ फॉर द कॉइल 1। आर यू गेटिंग, ई सी वन का मतलब क्या हुआ कि EMF फॉर कॉइल 1। ठीक इस तरह से BC का क्या मतलब हुआ, EMF फॉर कॉइल 2। CD का मतलब क्या हुआ, EMF फॉर कॉइल 3। EC4 का मतलब क्या हुआ, EMF फॉर कॉइल 4। तो ये DF हो गया EC4। ठीक, तो इनका रिजल्टेंट अगर हम देखेंगे तो EC1 प्लस EC2 प्लस EC3 प्लस EC4 और ये सारे के सारे ये क्या है, अगर EC1 ये सारे के सारे अगर इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका फेजर समीशन इस तरह से मिल जाएगा, 4 इंटू EC4 मिल जाएगा। तो अगर ये तुमने जब हमने 4 कॉइल डिसाइड किए हैं, मतलब एक एज्यूम किए हैं, तब है। तो अगर हम यहाँ पर m स्लॉट्स हैं, m बेसिकली क्या है, m स्लॉट्स पर पोल पर फेज, तो m इंटू ए बी इस तरह से मिला। और ए बी को भी हमने तोड़ दिया, ट्वाइस ऑफ AM, वो भी सेंटर में ले लिया। जैसे ए बी को ही तो EC बोल रहे हैं हम, ए बी को यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट ले लिया, ये तो यहाँ से ये डिस्टेंस ये AM है और ये AB है। ठीक है, तो यहाँ से जो ए बी कितना ले लिया हमने, ट्वाइस ऑफ AM। ठीक है, अरे गेटिंग, यस सर। तो ये वाला टर्म हमारा इस तरह से आ गया, m इंटू ट्वाइस ऑफ AM। तो ट्वाइस m फिर AM एंगल, ये वाला जो एंगल है ये इस तरह से मिल रहा है हमें, एक राइट एंगल मिल रहा है। तो यहाँ पर ये AM है, ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल तो बीटा था, ये वाला एंगल इतना कितना हो गया, β/2 हो गया ये एंगल। ठीक है, ये अब ये हमको एक इस तरह से समझ सकते हो आप कि ये एक राइट एंगल इस तरह से मिल रहा है, जब ये तो 90 डिग्री है ना, ये O हो गया, ये A, ये M, माउस नहीं कर पा रहा सही से, ये β/2 ये एंगल हो गया β/2। तो अब इसमें अगर हम sin β/2 करें, sin β/2 कितना मिलेगा इस ट्राइंगल के लिए, राइट एंगल ट्राइंगल, बता सकते हो sin β/2 कितना मिलेगा, बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वो तो ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, AM है, यस सर।
और हाइपोटेनस ओ ए, यस सर। ठीक है। तो ए एम, तो यहां से हमें ए एम मिल जाएगा, ए एम ही तो हमने ए एम ही तो फाइंड आउट करना, तो ए एम क्या हो जाएगा, ओ ए साइन बीटा बाई टू। तो वही लिखा है हमने, ए एम को क्या लिखा, ओ ए साइन बीटा बाई टू का एंगल का नाम लिया ए ओ एम, ए ओ एम। तो इस तरह से लिख दिया 2m OA साइन बीटा बाई टू, ठीक है। और फिर ये तो हो गया न्यूमरेटर वाला टर्म, अरिथमेटिक सम, नहीं ये डिनोमिनेटर वाला टर्म, जो भी है, मतलब ये है डिनोमिनेटर वाला टर्म जो हमने, हाँ ये रहा, देखो ये है ना, के डी अब ले रहे हैं हम ये, तो ये अरिथमेटिक सम वाला जो टर्म लिया वो हमारा डिनोमिनेटर टर्म लिया। अब न्यूमरेटर वाला टर्म क्या था, द फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल कॉइल वोल्टेज इज गिवन है, इंडिविजुअल कॉइल की बात कर रहे हैं हम। जैसे अभी तक मैं क्या वही जो बोल रहा था ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए एफ, क्या मिला, ए एफ। अब यहाँ पर एक ए एफ, ये वाला डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसका हाफ ले लिया तो ये मिल गया ए जी। तो यहाँ पर अब ट्राइंगल इस तरह से हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो हो गया ओ, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया जी। यहाँ पर जो ए एफ है, ए एफ की बात करें तो ए एफ क्या है, ट्वाइस ऑफ ए जी, ठीक है। ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए जी ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये वाला टर्म मिल गया। अब ये वाला एंगल कितना होगा बताओ, क्योंकि ये पूरा एंगल ये एम बीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि जब हम एम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एम बीटा बाई टू, एम बीटा बाई टू। अब हम यहाँ पर साइन एम बीटा बाई टू लें तो साइन एम बीटा बाई टू कितना मिलेगा बताओ, साइन एम ओ बीटा बाई जी, टू, ओ जी, ए ओ जी ए जी डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड ए जी डिवाइडेड बाई ओ ए। हाँ सही है सही है सही है। यहाँ पर साइन बीटा बाई टू यहाँ कैसा मिल रहा था, ए एम डिवाइडेड बाई ओ ए, तो यहाँ पर साइन, क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं ना, तो यस हाइपोटेनस सर। क्या है, ए जी डिवाइडेड बाई, मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ए जी ए जी, डिवाइडेड बाई ओ ए, ओ ठीक ए है। सही है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे थे हम, ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए जी, ये मैंने लिखा था ना, ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए जी, तो ये हमने ले लिया ए एफ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए जी, और ए जी को फिर तोड़ लिया हमने किस तरह से लिया, टू ए ओ ए साइन ए ओ जी, मतलब टू ओ ए साइन एम बीटा बाई टू, ठीक है। अब इनका ये वाला टर्म मिला, ये वाला टर्म मिला, इनका रेशियो ले लें, ये वाला टर्म तो हो गया न्यूमरेटर का टर्म, ठीक, ये हो गया टर्म डिनोमिनेटर का टर्म, तो क्या मिल जाएगा, साइन, ये मिल जाएगा टर्म, इस तरह से मिल जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो साइन एम बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई एम साइन बीटा बाई टू, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। So in this lecture we have talked about the coil span factor and the distribution factor. Coil span factor we have taken as a Kc equals to cos of alpha by 2, and Kd we have taken as a we have derived as a sin m beta by 2 divided by m sin of beta by 2. Here m is what? M is slots per pole per phase, and beta is what? Beta is 180 degree divided by slots per pole. Okay, are you getting? यस सर। Beta is what? Beta equals to 180 divided by slots per pole, and m is what? Slots per pole per phase, and this is the distribution factor, uh, and here we have taken as the Kc, coil span factor, as Kc equals to cos of alpha by 2. Okay, so these two terms we have discussed, and these terms are useful in the, when we talk about the EMF equation of the synchronous generator. Okay, जी सर।